अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम स्पर्श स्पाइन एंड पेन सेंटर में किस तरह से इन चीज़ों का इलाज करते हैं और क्यों हम अलग हैं। क्यों हम अलग हैं ये केवल इस बात से हम पता कर सकते हैं कि हम मेन पेन जनरेटर आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान देते हैं, उसी के हिसाब से आगे चलते हैं। मरीज को जैसे-जैसे रिस्पॉन्स होता जाता है, हमारे ट्रीटमेंट में बदलाव होता जाता है। हमारे 10 में से 9 मरीज दवाइयों से ठीक होते हैं और लगभग जो बचे हुए मरीज हैं, उन मरीजों में से भी 90% मरीज इंटरवेंशन और मिनिमली इन्वेसिव तरीकों से ठीक होते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि हमारे मरीजों में 100 में से 90 से 95 मरीजों को सर्जरी ओपन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मिनिमल इन्वेसिव तरीकों से वो ठीक होते हैं। अब ये मिनिमल इन्वेसिव तरीकों से ठीक होते हैं, इसका कारण यह है कि एक तो तरीके काफ़ी उन्नत हो गए हैं और एक हमारी प्रोटोकॉलाइज्ड अप्रोच होती है। प्रोटोकॉलाइज्ड अप्रोच में पेन जनरेटर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनके हिसाब से टारगेटेड ट्रीटमेंट किए जाते हैं, टाइम बाउंड मैनर में उनको असेस किया जाता है। जैसा असेसमेंट आता है उसके हिसाब से दवाइयों को मॉडिफाई करके पेशेंट को आराम दिया जाता है। हमारे काफ़ी सारे मरीज हैं, लगभग हमारे ट्रीटमेंट से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं वो 80 से 90% मिलते हैं, जो कि किसी भी मेडिकल फील्ड में एक अच्छे रिजल्ट बोले जाते हैं। तो बीमारियां जो देखी जाती हैं हमारे यहाँ वो कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका, ये सारी बीमारियां हम यहाँ देखते हैं। शोल्डर पेन, नी पेन, हिप पेन, जो भी लंबे समय से बना हुआ दर्द है। एक्यूट पेन बेसिकली वह पेन होता है जो कि 7 दिन के अंदर हुआ है और जो क्रोनिक पेन होता है वो 3 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक बने रहने वाला दर्द होता है। तो जो 3 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक बना हुआ दर्द है, उसमें से हर तरह के दर्द का इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। अब मैं आपको हर तकलीफ के हिसाब से अपने इलाज की और अपनी अलग विशेषताओं के बारे में जानकारी दूँगा। हम ऊपर से अगर चालू करते हैं तो गर्दन दर्द की समस्या जब होती है और माइनर स्लिप डिस्क का इश्यू होता है, गर्दन का दर्द हाथ में जा रहा होता है, किसी का अंगूठे में जाता है, किसी का उँगली में जाता है, गर्दन से लेके यहाँ तक आता है। कुछ लोगों का कंधे के नीचे पीछे अपना शोल्डर बोन जो होता है, बेसिकली मीडियल स्कैपुलर बॉर्डर पे भी रेडिएट करता है। ये सब लोअर सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट के कारण से होते हैं। वहाँ की गादी फटने के कारण ये समस्या होती है। गादी फट जाती है तो दर्द ऐसा जाता है और गादी फटने के साथ अगर खिसकती है तो झुनझुनी भी होती है लोगों को इसी हिस्से में। इसका आसान उपाय होता है, अगर न्यूरो मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं है, फिजियोथेरेपी से फ़ायदा नहीं है, मरीज़ अनवरत फिजियोथेरेपी से निकल चुका है। ऐसे मरीजों को या जो मरीज़ हमारे प्रोटोकॉल पे मेडिसिन पे ठीक नहीं हो पाया है, ऐसे मरीजों को हम सर्वाइकल एपिड्यूरल इंटरवेंशन की सलाह देते हैं। सर्वाइकल एपिड्यूरल या अल्ट्रासाउंड गाइडेड रूट ब्लॉक्स ऐसे मरीजों को लगभग 80 से 90% तक आराम देते हैं, वो भी टाइम बाउंड मैनर में 4 से 6 हफ्ते के अंदर। और ये कितने समय तक रहता है, ये बड़ी समस्या रहती है। मरीजों के मन में ये बड़ा विचार रहता है कि भाई हमने इंटरवेंशन किया, तो वो एक तो इसको आम इंजेक्शन से कन्फ्यूज़ करते हैं कि ये एक नॉर्मल इंजेक्शन है, तो ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है। इंटरवेंशन बड़ी स्पेशल विधि है जिसमें मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर बिल्कुल साफ-सफाई के द्वारा एक विशेष पॉइंट पे इंजेक्शन नुमा चीज़ों से किया जाता है। वहाँ रेडियो ओपिएक डाई डाली जाती है, व्यवस्थित तरीके से कैथेटर डाल के उसको सही जगह पे पहुँचाया जाता है और उसका स्प्रेड देखा जाता है कि वो कहीं इंट्रावास्कुलर नहीं जा रही है, इंट्राथिकल नहीं जा रही है, मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ में नहीं जा रही है जहाँ हमें नहीं पहुँचाना है। ये वहीं पहुँचे जहाँ इसके टारगेट हैं, जहाँ ये अच्छे से कार्य कर सके। ये हम सुनिश्चित करते हैं इंटरवेंशन में, इसीलिए इसका नाम इंजेक्शन नहीं होके इंटरवेंशन है। तो ये इंटरवेंशन कितने समय तक असरकारी होंगे, ये मरीजों के मन में संशय होता है। तो मैं ये एकदम क्लियर तरीके से बताना चाहता हूँ कि अगर ये गर्दन के हिस्से में किए जाएँ, तो ये काफ़ी लंबा परिणाम देते हैं। कई मरीजों को 5 साल, 8 साल, इवन जीवन भर दोबारा दर्द नहीं होता, चाहे बीमारी कितनी भी पुरानी हो। और इनका रिज़ल्ट मरीज की जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। मरीज अगर हमारी बताई जीवन शैली को अपनाता है, लंबे समय तक गर्दन नहीं झुकाता है, हर आधे 1 घंटे में रेस्ट लेता है, थोड़े समय बाद नेक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ पे जाता है और चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से फ़ॉलो करता है, तो उसको आराम निश्चित तौर पर काफ़ी लंबा होता है। पर बीमारी के ऊपर, मरीज के तौर तरीकों के ऊपर सभी चीज़ें निर्भर करती है। हर मरीज एक सा नहीं होता, इसलिए हर ट्रीटमेंट का इलाज हर मरीज के लिए भी एक सा नहीं होता। पर जो 90% मरीजों में पाया जाता है, वो मैं एक जनरल तरीके से बोल सकता हूँ आप लोगों से। अब कमर के नीचे अगर अपन आते हैं, तो ऐसा ही एक शोल्डर पेन होता है, सॉरी, गर्दन के नीचे हम आते हैं, तो शोल्डर पेन होता है। गर्दन के दर्द को कई बार कुछ लोग हार्ट अटैक से भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कई मरीजों को जो गर्दन का दर्द होता है वो एंटीरियर चेस्ट में भी रेडिएट करता है, लेफ्ट हैंड में भी जाता है। तो ऐसे मरीज ईसीजी करवा चुके होते हैं, एंजियोग्राफी करवा चुके होते हैं और अल्टीमेटली उनको दर्द गर्दन का होता है। तो मैं ऐसे मरीजों को भी सलाह देना चाहता हूँ कि जिनको आपको ये सब भी हो चुका है और फिर भी आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर से
एक दर्द विशेषज्ञ, स्पाइन विशेषज्ञ को दिखाएं जो ये जान सके कि ये हार्ट का नहीं गर्दन का दर्द है। शोल्डर का पेन भी कई बार गर्दन के दर्द से कंफ्यूज होता है, तो इसमें मैं क्लियर कर सकता हूँ कि गर्दन से उठने वाला दर्द जो नीचे हाथ तक जा रहा है, ये जनरली स्लिप डिस्क या नस के दबाव के कारण होता है। और शोल्डर का पेन मेनली शोल्डर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, शोल्डर का पीछे जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है, ओवरहेड एबडक्शन रिस्ट्रिक्टेड होता है। और ये इसमें कई बार चोट की भी हिस्ट्री पाई जाती है कि मरीज को कोई चोट लगी है, कई बार गिरा है। और ओल्ड एज में काफी कॉमन है समस्या के शोल्डर की समस्याएं पाई जाए, डिजनरेटिव टेंडिनोपैथीज होती है काफी, उसके कारण भी ये समस्या होती है। शुगर और थायराइड के मरीजों में शोल्डर की समस्याएं काफी होती है, पर वो समस्याएं इतनी मतलब इतनी तकलीफदायक या इतनी मुश्किल नहीं होती, काफी आसान समस्या होती है, क्योंकि वो मोस्टली बर्साइटिस होती है। बर्साइटिस पे कंट्रोल पाया जाना काफी आसान है, हम दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से या छोटे इंटरवेंशन से उसमें लाभ पा सकते हैं। इसी तरह गर्दन का दर्द कई बार सर में भी जाता है, जिसको हम ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया या सर्वाइकोजेनिक हेडेक बोलते हैं। ये मुश्किल समस्या हो जाती है कई बार, जब मरीज नहीं पहचान पाता है, मल्टीपल कंसल्टेशन के बाद भी उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग कैटेगरीज में रख देते हैं। पर इस स्थिति में भी केवल गर्दन के दर्द का इलाज किया जाए तो मरीज को अपने सर दर्द की समस्या में काफी आराम मिलता है। इसके लिए भी कुछ इंटरवेंशन होते हैं, ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो अगर रेजिस्टेंट केसेस है तो उसमें किए जा सकते हैं। इसी तरह से अब हम अगर कमर के दर्द की बात करते हैं, तो कमर के दर्द में काफी आसान तरीका होता है। अगर रेडिएटिंग पेन है, कमर का दर्द अगर पैरों में जा रहा है और मरीज को मुख्य समस्या पैरों के दर्द की, कमर की दर्द की समस्या कम है, तो इनमें हमारे इंटरवेंशन बेसिकली लेटरल रेसिस इंटरवेंशन, जिसमें हम यहाँ पे नसों को आइडेंटिफाई करके जिस लेवल की डिस्क है उस लेवल के ऊपर दो नसों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और ब्लॉक करते हैं। तो उस स्थिति में मरीज को काफी आराम होता है, 8-10 दिन में मरीज लाभ का अनुभव करने लगता है। फिर आगे हमारी बताई हुई जीवन शैली और एक्सरसाइज कसरतों का उपयोग करता है तो उसको लंबे समय तक रिलीफ होता है। इसमें हमें दो अवसर मिलते हैं, एक तो डायग्नोस्टिक और एक थेरेप्यूटिक। एक तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इसी लेवल से दर्द आ रहा है, और अगर मरीज को आराम लंबे समय तक चलता है तो ये थेरेप्यूटिक पोटेंशियल भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। अगर इसमें दोबारा दर्द आता है तो आज की तारीख में इसमें अपार संभावनाएं होती है। अगर दबाव ज्यादा है तो उसको लेजर से क्लियर किया जा सकता है, डिस्क फिक्स किया जा सकता है, इंट्राडिस्कल रेडियो फ्रिक्वेंसी किया जाता है। अब बात आती है जब कमर का दर्द पैरों में नहीं जा रहा है, केवल कमर में ही बना हुआ है, तो हम उसके लिए इंट्राडिस्कल डिस्कोग्राफी करके रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं, केवल रेजिस्टेंट केसेस के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस दवाई और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, पर मैं अपने इंटरवेंशन और अपने ट्रीटमेंट की बात वहीं कर रहा हूँ जहां ये मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं, अनवरत अनवरत फिजियोथेरेपी के साइकिल्स में चलते रहते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि अब इसका इलाज होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। तो उन्हीं की संभावनाएं मैं बता रहा हूँ कि जहां कमर दर्द होता है और वो डिस्क रिलेटेड होता है, अगर ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो गादी का है या फेसेट जॉइंट का है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है डिस्कोग्राफी। डिस्कोग्राफी में हम इस गादी के अंदर इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन वहीं हमारे कैम्बियन ट्रायंगल से जाता है, सेम अप्रोच होती है। गादी के अंदर निडल जाने के बाद उसको रेडियोलॉजिकली कंफर्म किया जाता है कि हम अपने सही टारगेट एरिया पे जो रेडियोलॉजी से मैच कर रहा हो, उसकी एमआरआई से मैच कर रहा हो, उसके एन्युलर टीयर से मैच कर रहा हो, उसके बाद हम वहां पे इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद अगर मरीज को सेम कॉन्कोर्डेंट पेन होता है, कॉन्कोर्डेंट पेन से मेरा मतलब होता है कि जिस एरिया में मरीज को रूटीनली दर्द होता है, रूटीन क्रियाकलाप में दर्द होता है, उसी जगह पे मरीज को वापस दर्द हो रहा है हमारे इंजेक्शन के बाद में, तो ये बताता है कि मरीज को इंट्राडिस्कल प्रेशर कृत्रिम रूप से बढ़ाने पे भी वो वही दर्द हो रहा है जो नेचुरल रूप से रूटीन क्रियाकलाप में बढ़ने के कारण होता है। तो मतलब ये उसकी मुख्य पैथोलॉजी होती है और इसी जगह हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, जो कि बाइपोलर मतलब दोनों साइड इलेक्ट्रोड डाल के या यूनिपोलर एक साइड इलेक्ट्रोड डाल के किया जा सकता है। सेफ टेक्निक है, प्रोमिसिंग रिजल्ट प्रोवाइड करती है और इस चीज को मैं रिकमेंड करता हूँ। इसी के साथ जब हमें पता चलता है कि इससे कॉन्कोर्डेंट पेन नहीं आ रहा है, मरीज को एक्सटेंशन का पेन है और वो दर्द कभी कभी इन्वाइनल रीजन में भी रेडिएट होता है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उस फेसेट को। अगर वो फेसेट एरिया टेंडर है तो हम वहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं, उस फेसेट को सप्लाई करने वाली दो नर्व्स को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से शांत करते हैं। इससे मरीजों को लंबे समय का लाभ होता है। इसी तरह एसआई जॉइंट का एरिया होता है, अगर वो एग्जामिनेशन में पॉजिटिव आ रहा है तो उसके लिए इंटरवेंशन किया जा सकता है। पायरिफॉर्मिस मसल्स होती है, कई लोगों को पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, L5S1 फ्यूजन फिक्सेशन के बाद दर्द होता है, तो उन मरीजों को एसआई जॉइंट का हो सकता है या पायरिफॉर्मिस का हो सकता है। उसके लिए हम इंजेक्शन प्लान कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं और मरीज को रिलीफ दे सकते हैं।
इसी तरह का दर्द, अब हम इससे नीचे अगर जाते हैं तो घुटनों के दर्द की समस्या आती है, और घुटनों के दर्द की समस्या के बारे में बात की जाए तो बात मेरे हिसाब से घुटने बदलने पे खत्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। घुटनों के दर्द के लिए घुटने बदलना ही कोई एक इलाज नहीं है, इलाज काफ़ी सारे हैं। आप डरें नहीं, सही समय पे उचित सलाह लें, आपको सलाह ज़रूर मिलेगी। मुझे लगता है कि जितने डरे हुए मरीज़ हैं, उनमें से 90% लोगों को घुटने बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये डरे हुए मरीजों की बात कर रहा हूँ, जिनको सलाह दी जा चुकी है, उन मरीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिनको सलाह दी जा चुकी है और जो नहीं करवाना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन जेनिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि दर्द से राहत पाने का अधिकार सभी को है, आपको भी है, मुझको भी। तो जेनिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी उन लोगों के लिए उपाय है जिनको बदलने की सलाह दी गई है और वो बदलाना नहीं चाहते हैं, पर दर्द से राहत पाना चाहते हैं। पर हर केस इंडिविजुअल होता है, हर बदलने वाले मरीज को हम जेनिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी से ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जहाँ सलाह दी गई है, वहाँ डॉक्टरों ने समझ के सलाह दी गई है, तो प्रथम सलाह घुटने बदलने की दी गई है, तो घुटने बदलना प्रथम सलाह है। उसको आप सेकंड कंसल्टेशन से वेरीफाई कर सकते हैं और डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। पर आप ये सोच के मेरे पास आएँ कि उससे बेहतर उपाय अगर मैं देने वाला हूँ, तो ये